अभिनव के कहने पर जब अनन्या ने हरदेव का ऑफर ठुकरा दिया था, तो शर्मिला उससे बहुत गुस्सा हो गई थी। उसने अभिनव को बहुत कुछ सुनाना शुरू कर दिया था, जिससे अभिनव ने भी गुस्से में आकर अपने हाथों में पकड़ी चम्मच मोड़ डाली थी। चुप हो जाओ! अभिनव शर्मिला पर चिल्ला पड़ा, जिससे अनन्या और राजीव भी शॉक्ड हो गए। शर्मिला का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, अभिनव ने ही बीच में बोल दिया, हस्बैंड हूँ मैं इसका, पूरा हक है मुझे हर जगह बोलने का। आप कोई नहीं होती वो मुझे बताने वाली कि कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं। शर्मिला बुरी तरह चौंक गई थी। पहले वह अभिनव को फटकारना चाहती थी, लेकिन अभिनव की ऊंची आवाज सुनकर वह अंदर ही अंदर डर भी रही थी। अनन्या और राजीव के भी यही हाल थे और वह अभिनव को फिलहाल कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद शर्मिला से रहा नहीं गया और वह अनन्या की ओर देखकर ऊंची आवाज में बोल पड़ी, तुमने ही परवाह की होगी इसकी, इसलिए अब सर पर चढ़ रहा है। जरा खुद सोच कर देखो ना, इस फटीचर का कहना सुनोगी अब तुम? मॉम, बस कीजिए! अनन्या चिढ़ते हुए बोल पड़ी, ऑफर रिजेक्ट करना मेरा डिसीजन था। अगर अभिनव मुझे कुछ बता रहा है तो मेरे पास भी पूरा हक है उसे हाँ या ना करने का। आखिर वह भी मुझे कुछ करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। पता नहीं क्या हो गया है इस घर में। शर्मिला बड़बड़ाते हुए टेबल पर से उठकर चली गई। अनन्या भी अपना नाश्ता अधूरा ही छोड़कर बैग उठाकर वहां से जाने लगी। अभिनव तुरंत ही उठकर उसके पीछे पीछे जाने लगा और जब वह गाड़ी में बैठने ही वाली थी, उसने उसे रोक लिया और कहा, रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना था। अब मुझे नहीं सुनना अभिनव, मुझे अब तुम्हारे मुंह से एक बात भी नहीं सुननी। अनन्या ने उसकी ओर रूखी नजर से देखते हुए कहा, और यह मत सोचना कि तुम अब जो भी कहोगे मैं उसे मान लूंगी। आज का डिसीजन भी मैंने इसीलिए लिया क्योंकि मुझे वही ठीक लग रहा था। लेकिन अभिनव आगे कुछ बोलता इससे पहले ही अनन्या बीच में बोल पड़ी, लेकिन क्या? यह सारी प्रॉब्लम की जड़ तुम ही तो हो। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस दिन होटल में आकर, उससे पहले ना, सब कुछ ठीक चल रहा था। दादाजी खुश थे मुझसे और जल्द ही रिटायर होने के बाद कंपनी मेरे नाम करने वाले थे। लेकिन अब वह रिटायरमेंट भी लेट लेंगे और इतने समय में वह सनी भी कुछ ना कुछ प्लान बना ही लेगा मुझसे कंपनी छीनने के लिए। पता है क्या अभिनव, तुम इंसान नहीं, कोई चलती फिरती बदकिस्मती हो, बैड लक समझे। चित्रा और चिराग जैसे बेवकूफों और नीच इंसानों के साथ रहोगी ना, दिन भर तो ऐसे ही नेगेटिव ख्याल आते रहेंगे। मैं कोई बैड लक नहीं लाया हूँ, तुम्हारे दिमाग का फितूर है यह सब। अभिनव भी गुस्से में अपनी भड़ास निकाल ही रहा था कि अनन्या के आंसू टपकने शुरू हो गए। शट अप अभिनव, भाड़ में जाओ, छोड़ दो मुझे और मेरी जिंदगी को, और कभी वापस मत आओ प्लीज। रोकर और चिढ़ते हुए अनन्या गाड़ी में बैठ गई और पूरी स्पीड में वहां से निकल गई। उसके कहे हुए शब्द अभी भी अभिनव के कानों में गूंज रहे थे। वह इस वक्त अनन्या को बता देना चाहता था कि वह टाइगर है, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया था। उसे अभी भी छिपकर ही रहना था और गरीब बनकर रोज अपनी बीवी और उसके परिवार से गालियां सुननी थी। उसको फिलहाल अकरम और ग्रुप के बाकी सीनियर्स पर भरोसा रखते हुए ही आगे बढ़ना था, सिवाय एक के जो था मोंटी। और अभिनव किसी का पता भी लगाना चाहता था। उसके सामने फिलहाल कई सारे राज थे सुलझाने के लिए, लेकिन फिलहाल अंडरग्राउंड रहने में ही उसकी भलाई थी। अपनी गाड़ी लेकर अभिनव भी इमेजिंग सिक्योरिटीज के ऑफिस पहुंच चुका था। दिन भर काम करके वह रात को ऑफिस से निकलने के लिए अपनी चेयर पर से उठा ही था कि तभी उसके कैबिन का दरवाजा किसी ने खटखटाया। कम इन। मीरा अपने हाथों में एक फाइल लेकर अंदर चली आई। यह कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी है सर, इट इज साइंड। अभिनव ने फाइल अपने हाथों में लेकर पन्ने पलटना शुरू कर दिया। आधा पेमेंट भी हो चुका है, लेकिन यह अमाउंट कुछ गड़बड़ नहीं है? अभिनव ने भौं ऊपर करते हुए पूछा।
एक्चुअली सर, जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था क्लाइंट को, अब उससे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। उनका मैसेज भी आ गया था हमारे पास इसके लिए, और उन्होंने एक्स्ट्रा क्वांटिटी का भी पेमेंट उसी वक्त कर दिया। इसी वजह से अमाउंट ज्यादा है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन क्वांटिटी उतनी ही है। मीरा ने सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखना चाहिए था ना। और उन्हें अगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी की नीड है तो हमारे स्टॉक की क्या पोजीशन है अभी? अभिनव ने मीरा की ओर देखकर पूछा। सर, वह उनका मैसेज आया इवनिंग में ही आया था, इसीलिए नए कॉन्ट्रैक्ट बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और जहां तक बात स्टॉक की है तो उनका जितना ऑर्डर था वह स्टॉक तो रेडी है मंडे को डिलीवर होने के लिए। इस एक्स्ट्रा क्वांटिटी के स्टॉक के लिए फिर से देखना पड़ेगा बस, मीरा ने कहा, और अभिनव ने सिर हिलाकर फाइल टेबल पर रख दी। ठीक है, मंडे को देखते हैं फिर। अभिनव ने मीरा से नजर हटा ली, लेकिन फिर नोटिस किया कि वह अभी भी वहीं खड़ी थी। क्या हुआ, तुम्हें और कुछ कहना है? मीरा ने ना करते हुए सिर हिलाकर कहा। नहीं सर, कुछ नहीं, गुड नाइट। मीरा बाहर चली गई और अभिनव भी अपना ब्रीफ केस और फोन उठाकर ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगा। हालांकि गाड़ी में बैठते ही उसे घर जाने में हिचकिचाहट हुई। उसे महसूस हुआ कि जिस तरह से वह सुबह शर्मिला और अनन्या से लड़ा था, तो वह जरूर ही उसे डिनर नहीं देने वाले थे। यह सोचते ही अभिनव ने गाड़ी अक्रम के रेस्टोरेंट की ओर घुमा ली। डिनर करने के बाद उसने अपने पैसों से ही बिल भरा। वह चाहता तो टाइगर मेंबरशिप कार्ड दिखाकर वहां से निकल सकता था, लेकिन अभिनव उस कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ तभी करना चाहता था जब उसकी उसे सच में जरूरत हो। वह नहीं चाहता था कि इस कार्ड को इस्तेमाल करके उसकी खर्च करने की आदत बिगड़ जाए। गाड़ी में वापस बैठते ही अभिनव को साइड मिरर में पीछे एक काली गाड़ी दिखाई दी। उसे याद आया कि वह काली गाड़ी तब भी उसके पीछे आ रही थी जब वह ऑफिस से रेस्टोरेंट आ रहा था। पहले अभिनव को थोड़ा शक हुआ, पर फिर उसने ज्यादा ना सोचते हुए अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। कुछ ही देर में वह काली गाड़ी भी उसके साइड मिरर से चली गई थी। हालांकि कुछ ही मिनट बाद वह गाड़ी दूसरी सड़क से निकलकर अभिनव के सामने आकर चलने लगी। अभिनव अब तक अलर्ट हो चुका था। उसे लगा कि यह कहीं न कहीं देवेन की ही कोई हरकत है। पहले भी उसी ने अभिनव के पीछे गुंडे भिजवाए थे। हालांकि फिर अभिनव ने सोचा कि देवेन फिलहाल खुद अपनी कंपनी को बचाने में लगा हुआ था, इसलिए वह शायद ही उसे इस तरह परेशान करेगा। कुछ देर तक और अभिनव अपनी गाड़ी चलाता गया, और हर टर्न पर उसने देखा कि वह काली गाड़ी भी वैसे ही टर्न ले रही थी। उसे यकीन हो गया था कि वह अब खतरे में था, इसीलिए उसने तुरंत ही अपनी गाड़ी साइड में रोक दी और वह बाहर निकल आया। पीछे आ रही गाड़ी भी रुक गई और अभिनव उसके पास अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए पढ़ने लगा। कौन है, बाहर निकल, अभिनव चिल्लाया। उस काली गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से रंजन हड़बड़ाते हुए बाहर निकला। अभिनव उस पर मुक्के बरसाने ही वाला था, पर वह रंजन को देखकर रुक गया। उसी वक्त पैसेंजर सीट का भी दरवाजा खुला और उसमें से डॉन हिचकिचाते हुए बाहर निकला। दोनों लोग डरते हुए धीरे धीरे अभिनव के करीब आते हुए और फिर उसके पैरों में गिर गए। बॉस! उन्हें देखकर अभिनव चीखते हुए बोल पड़ा, उठो दोनों, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? वह आपसे कुछ बात करनी थी, डॉन ने हकलाते हुए कहा। उसका सर अभी भी नीचे झुका हुआ था। अभिनव ने उसे इग्नोर किया और वह पलटकर अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। तुम्हें जो भी जानना था अकरम तुम्हें बता चुका है, अभी जाओ यहाँ से। अभिनव को जाता हुआ देख डॉन और रंजन ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वह भागकर उसके सामने आ गए। बॉस, हमें सिर्फ आपसे ही बात करनी है, प्लीज, रंजन ने राइट साइड आते हुए कहा। लेफ्ट साइड से डॉन भी आ गया और बच्चों की तरह अपना सिर हिलाकर कहने लगा, बॉस, वह मैं अपने उस दिन के बर्ताव के लिए माफी मांग रहा हूँ। आपने कहा था कि आप मुझे मेरी सजा सुनाओगे,
लेकिन मैं इतने दिनों से वही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। प्लीज हमारी बात सुन लीजिए ना। डॉन को गिड़गिड़ाते देखकर अभिनव का गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। कुछ और मिनट तक उसने यह नाटक करने के बाद अभिनव ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मेरी गाड़ी में बैठो। अभिनव अपनी गाड़ी की ओर चलने लगा। डॉन ने रंजन की ओर मुस्कुराते हुए देखा। आज पहली बार वह टाइगर के साथ बैठकर बातचीत करने वाला था, इसलिए काफी खुश था। दोनों तुरंत ही गाड़ी के पास पहुंच गए। अभिनव पीछे जाकर अकेले बैठ गया था, इसीलिए डॉन आगे पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया और रंजन ड्राइवर सीट पर। अकरम ने मुझे बता दिया था कि उसने तुम्हें कुछ समझाया है, अभिनव ने अपने फोन में देखते हुए कहा। इसीलिए मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ समझाने की जरूरत है। डॉन ने अपना सिर हिलाया और पूछा, आप अपनी आइडेंटिटी का खुलासा कब करने वाले हो सर? अभिनव ने एक पल उसकी ओर देखा, फिर वापस अपने मोबाइल में देखते हुए कहा, हमारे बीच फिलहाल एक जासूस है। जब तक वह नहीं पकड़ा जाता तब तक मैं अंडरग्राउंड ही रहूंगा और तुम दोनों भी तब तक अपना मुंह बंद ही रखना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। डॉन ने तुरंत ही हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, आप टेंशन मत लीजिए, यह सीक्रेट सीक्रेट ही रहेगा, हमारा वादा है। अभिनव ने सिर हिलाकर हामी भरी और फिर वह वापस अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा। इसी वक्त डॉन ने भी एक पल के लिए रंजन की ओर देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, सर, वह हम बस आपसे माफी मांगने ही आए थे। अगर हमें पता होता ना कि आप ही टाइगर हो तो हम ऐसा कुछ करने की सोचते भी नहीं, माँ कसम। हाँ सर, रंजन ने भी उसकी बात में अपनी बात मिलाकर कहा, हम बस यह चाहते हैं कि आप हमें अपना स्टूडेंट समझकर माफ कर दो। आप जो बोलोगे ना, हम वह करने के लिए तैयार हैं, चाहे फिर गुड़गांव में बाढ़ ही क्यों ना आ रही हो और रात के 3 ही क्यों ना बज रहे हो। अभिनव ने उन दोनों की ओर देखकर सांस छोड़ी और कुछ सेकंड बाद कहा, ठीक है, माफ कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सजा नहीं मिलेगी। अभिनव कुछ सोचता है, मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अभिनव की बात सुनते ही डॉन और रंजन दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाए, अभिनव ही बीच में बोल पड़ा, चलो अब उतरो, मुझे जाना है। जी सर, जरूर। रंजन और डॉन अपनी अपनी सीट से उतर गए। अभिनव भी ड्राइवर सीट पर आने के लिए गाड़ी से नीचे उतर गया। उसे देखते ही डॉन ने कहा, सर, एक और बात करनी थी। आप इस तरह अकेले ही घूमते हो, रिस्क है। हम आपकी प्रोटेक्शन में चल सकते हैं और चिंता मत कीजिए, आपके बिल्कुल पास पास नहीं चलेंगे, बल्कि दूर रहकर ही निगरानी रखेंगे। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी ठीक हूँ और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अभिनव ने ड्राइवर साइड का दरवाजा खोलते हुए कहा। तभी डॉन फिर से बीच में बोल पड़ा, नहीं नहीं सर, हमारा फर्ज बनता है टाइगर की हरदम सुरक्षा करना। हाँ, और अगर आप फिर भी सुरक्षा नहीं चाहते तो एटलीस्ट हमें कुछ और सेवा करने का मौका तो दीजिए सर, रंजन ने डॉन की जिद में जुड़ते हुए कहा। अभिनव को महसूस हुआ कि यह दोनों नमूने बिना काम बताए यहाँ से नहीं जाने वाले थे, इसीलिए उसने कुछ काम सोचा और फिर अचानक मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, एक काम है, किसी के साथ मैटर है मेरा पुराना, वह क्लियर करना है। अरे बताओ सर, कौन है वह उल्लू का पट्टा? उसको अभी ही गायब कर दूंगा गुड़गांव से, डॉन ने अपनी आस्तीन चढ़ाते हुए कहा। देवेंद्र कुमार, अभिनव ने धीरे से उसका नाम लिया और डॉन की आंखों में हिंसा करने की तलब और जल उठी। जब डॉन और रंजन अभिनव की बिना कुछ सेवा किए उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तो अभिनव ने उन्हें देवेंद्र से निपटने का काम सौंप दिया था। डीके कॉरपोरेशन वाला ही देवेंद्र कुमार ना सर? बोलो, उसकी कब हड्डियां तोड़नी है? डॉन अपनी उंगलियां चटकाने लगा। उसे गर्म होते देख अभिनव ने अपना सिर हिलाकर उसे शांत हो जाने का इशारा किया और कहा, फिलहाल हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए सिर्फ यह करो कि उस पर नजर रखो और वह कहाँ जा रहा है,
कैसे जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, इस सब के बारे में मुझे खबर देते रहो। ठीक है सर, हो जाएगा, डॉन ने कहा और अभिनव उसकी ओर से हिलाते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। घर पहुंचते ही वह बिना किसी से नजरें मिलाए चुपचाप अपने बेड पर जाकर सो गया। अगली सुबह अनन्या ने अभिनव से कोई बात नहीं की। अभिनव कोशिश करता रहा, लेकिन अनन्या ने उसे भाव नहीं दिया। अभिनव ने भी आज सुबह परिवार के साथ नाश्ता नहीं किया और ना ही उसे यह पता चला कि परिवार के लोगों के बीच प्रोटोन के बारे में बात हुई थी या नहीं। उसे इनमें से किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसने पहले ही रानी से कह दिया था कि वह उसको सारे फीडबैक देती रहे। इसलिए अगर रानी ने फोन नहीं किया था तो इसका सही मतलब था कि आज हरदेव ने नाश्ते के दौरान इस बारे में कोई बात नहीं की थी। ज्यादा देर से मत आना और दादाजी के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर ही आना, अनन्या ने आखिर में जाने से पहले अभिनव से कहा। अभिनव गिफ्ट पहले ही लेकर आ चुका था। उसने नौकरों के कमरे में डिब्बे में दादाजी के लिए लाई हुई घड़ी को रख दिया था ताकि घड़ी किसी की नजर में ना आ जाए। वह शाम को ही घड़ी को कमरे से निकाल कर गिफ्ट एरिया में रख देने वाला था। शाम को हरदेव के जन्मदिन के लिए महफिल सजना शुरू हो गई थी। पूरे घर को सजा दिया गया था और साथ ही फर्श पर महंगा कालीन बिछाया गया था। सब लोग महंगे महंगे कपड़े पहनकर वहां पहुंच चुके थे। जब अभिनव हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि हॉल में ढेर सारी महिलाएं आपस में बात कर रही थी। उन्हें देखकर अभिनव ने अपने आप से कहा, हरदेव तो सिर्फ अपने दोस्तों और परिवार वालों को बुलाने वाले थे, लेकिन देखने से तो ऐसा लग नहीं रहा। हो सकता है कि इनका परिवार और दोस्तों का सर्कल बहुत बड़ा हो। इससे पहले कि अभिनव आगे कुछ सोच पाता, इतने में उसे महिलाओं के बीच में से एक महिला की आवाज आई। उसने कहा, इतनी लेट से पार्टी में कौन आया है भाई? वाह हैंडसम। एक महिला ने अभिनव को देखते हुए उसे कॉम्प्लीमेंट दिया। तभी सनी ने बीच में आते हुए कहा, अनन्या का पति और कौन? यह बात सुनते ही सारी महिलाएं अचानक से हैरान हो गई। सनी ने आगे कहा, यह हमारा दामाद नहीं, हमारा घर जमाई है और पूरे परिवार में इससे बेकार आदमी और कोई नहीं है। ये सुनते ही एक महिला ने हैरान होते हुए कहा, फिर तो सच में यह काफी गरीब होगा। लेकिन अनन्या को इस फटीचर में ऐसा क्या दिखा? सिर्फ लुक्स? उफ, यह आजकल की लड़कियां। दूसरी महिला ने कहा। उसकी बात को सुनकर सनी ने अपने कंधे उचकाए और मन ही मन हंसने लगा। जिस तरह से वह सारी महिलाएं अभिनव और अनन्या की टांग खींच रही थी, वह देखकर सनी को मजा आ रहा था। धीरे धीरे सब लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया। अनन्या ने अभी भी चिराग की दी हुई वह महंगी सी अंगूठी पहनी हुई थी। हर किसी की नजर न चाहते हुए भी बार बार उस अंगूठी पर जा रही थी। सनी ने बिना अनन्या की परमिशन के ही सब लोगों को अभिनव के बारे में भला बुरा बताना शुरू कर दिया था। अब इस वजह से सभी का अनन्या को देखने का नजरिया बदल गया था। सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर अनन्या ने इस गरीब आदमी से शादी क्यों की थी। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी, उनका कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया। उन्हें यह तो समझ आ गया था कि अंगूठी महंगी है, लेकिन उनमें से कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि आखिर यह अंगूठी थी कितने की। दिया, जो कि अनन्या की कजन थी, वह अनन्या के पास आई। वह सुंदर तो थी, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ दिखावा भी बहुत करती थी। उसने अनन्या से पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारा पति तो घर जमाई है, उसका घर में कोई कंट्रीब्यूट नहीं है, यहाँ तक कि उसने तुम्हें अभी तक एक अंगूठी भी नहीं दिलाई। दिया यह सब कहते हुए दूर खड़े अभिनव को देख रही थी। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुम सीधा सीधा बोलो ना, चाहती क्या हो? यह सुनते ही दिया को हंसी आ गई और उसने कहा, कुछ खास नहीं, मैं तो बस यह पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी इस गरीब के साथ पटरी कैसे बैठ रही है? अनन्या ने दिया को देखा और बोली, मैं एलेक्स कॉर्पोरेशन की CIO हूँ। उसके मुंह से यह बात सुनकर दिया ने कहा, तुम्हें शायद दिखाई नहीं दे रहा,
लेकिन दादाजी तुम्हें साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही तुम उनकी फेवरेट रही हो, लेकिन यह सच भी एक दिन बदल जाएगा। यह बात सुनते ही अनन्या ने हरदेव की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। उसे अभी से यह एहसास होना शुरू हो गया कि हरदेव ने उसे साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। इस बीच दिया की नजर अनन्या की अंगूठी पर पड़ी और उसने पूछा, यह क्या है? प्योर रीनास डायमंड। तभी चित्रा ने बीच में आते हुए कहा। उसके मुंह से यह बात सुनते ही सभी की नजर चित्रा की तरफ घूम गई। दिया ने अनन्या का हाथ अपने हाथ में लिया और उस अंगूठी को ध्यान से देखते हुए बोली, क्या सच में? सीरियसली? दूसरी महिला ने बीच में आते हुए कहा, कितने का है? कम से कम 40 करोड़ का तो होगा, दिया ने कहा। वह हमेशा से महंगी चीजों की शौकीन रही थी और उसे हर महंगी चीज की कीमत पता होती थी। जब सारी महिलाओं को कीमत के बारे में पता चला तो सभी उसी के बारे में बात करने लगी। वह कभी अनन्या को तो कभी अभिनव को देखती। इस बीच दिया ने फिर से अभिनव से पूछा, मैं हमेशा से ये खरीदना चाहती थी, तुम्हें यह कैसे और कहां से मिला? ऐसा नहीं है कि मेरे पास यह खरीदने के पैसे नहीं हैं, लेकिन इसे लेने के लिए जो कनेक्शन लगते हैं वह मेरे पास नहीं है। अनन्या ने दिया के हाथ में अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तो फिर किसी ऐसे आदमी से शादी करो ना जिसके पास कनेक्शन हो। यह सुनते ही दिया अनन्या के सामने मुंह बनाकर वहां से चली गई। चित्रा अनन्या के बगल में आकर बैठ गई थी। तभी हॉल में आवाज आई, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे हरदेव सिंह जी। मुझे लगता है अब गिफ्ट्स का टाइम हो गया है। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि सनी सिंह की थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था जिसे बहुत सुंदर तरीके से कवर और डेकोरेट किया गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके डेकोरेशन पर ही 10,000 रुपए खर्च हो गए होंगे। सनी ने उस बड़े से बॉक्स को खोलते हुए कहा, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप हजारों साल जिए और हमें इसी तरह से सिखाते रहे कि जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। इस दौरान सनी ने उस बड़े से बॉक्स को खोला और उसमें से हरदेव की एक बड़ी सी पेंटिंग बाहर निकाल ली। वह पेंटिंग दिखने में काफी सुंदर लग रही थी। उसे दिल्ली के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने बनाया था और इस वजह से उसकी कीमत काफी ऊंची नजर आ रही थी। सनी काफी वक्त से यह पेंटिंग बनवाना चाहता था और उसने अपना सारा पैसा इस काम में लगा दिया था। वह देवेन को भी पैसा सिर्फ इस पेंटिंग की वजह से नहीं दे पाया था। देवेन भी पार्टी में इसीलिए नहीं आया था क्योंकि उसके पास हरदेव के लिए गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं थे। हरदेव ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यह तो बहुत खूबसूरत है, मुझे यह बहुत पसंद आई। इसके बाद और भी लोग बारी बारी से आगे आए और अपने अपने गिफ्ट प्रेजेंट करने लगे। अभिनव जानबूझकर उन लोगों से दूर पीछे खड़ा था। उसे इतने लोगों के बीच में अपने गिफ्ट का प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं था। ठीक तभी महफिल में चिराग का आना हुआ और उसके आते ही सारी नजरें उसकी तरफ घूम गईं। अभिनव भी कुड़ते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसे अभी तक यह बात खाई जा रही थी कि चिराग इतना गिरा कैसे हो सकता है। अपनी दोस्ती जमाने के लिए वह एक लड़की को नकली अंगूठी कैसे दे सकता था। पता नहीं जब अनन्या को सच पता चलेगा तो क्या होगा। अभिनव ने अपने आप से कहा। ठीक तभी हरदेव ने हैरान होते हुए चिराग से कहा, मुझे नहीं पता था कि आज चिराग भी आने वाला है। चिराग को मैंने इनवाइट किया था पापा जी। इतने में शर्मिला ने बीच में आते हुए कहा। सनी भी चिराग के एहसान तले दबा हुआ था। सनी को जब भी जरूरत होती थी चिराग उसकी मदद करता था। ऐसे में सनी भी चिराग के बारे में हरदेव को बहुत अच्छा अच्छा बता रहा था। हरदेव ने बड़ी सी मुस्कान के साथ चिराग से कहा, थैंक यू फॉर कमिंग। हैप्पी बर्थडे हरदेव जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। और इतना कहते ही चिराग ने उनके सामने एक महंगी सी घड़ी पेश की। उस घड़ी को देखते ही सब लोगों की सांस थम गई थी। अनन्या खुद भी काफी इम्प्रेस्ड नजर आ रही थी। यह साफ तौर पर नजर आ रहा था कि चिराग यह गिफ्ट हरदेव को नहीं अनन्या को इम्प्रेस करने के लिए लाया था।
और उसमें वह काफी हद तक सक्सेसफुल भी हो गया था। अरे बाप रे, 12 करोड़ की घड़ी! इतने में शर्मिला ने चिल्लाते हुए कहा और अपने दोनों हाथ अपने कान पर रख लिए। उसकी एक्साइटमेंट देखकर अभिनव को और घिन हुई। उसने अपने आप से धीरे से कहा, क्या पता यह भी नकली हो, लेकिन अनन्या के कानों में उसके यह शब्द पहुंच गए थे। इसलिए अनन्या ने उसे पलट कर देखा और बोली, क्या कहा तुमने? इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का जवाब दे पाता, सनी ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, अब अगला नंबर अभिनव का है। अभिनव ने देखा कि सनी उसे देखकर चिढ़ते हुए मुस्कुरा रहा था। जब भी वह कोई गंदा काम करने जाता था तो ऐसे ही मुस्कुराता था। इधर अनन्या ने भी शर्म के मारे अपना सर पीट लिया था। उसे पता था कि अब अभिनव सब लोगों के सामने उसका फजीता करवाने वाला था। हालांकि उसने अभिनव को आगाह किया था कि वह हरदेव के लिए कोई ढंग का गिफ्ट लेकर आए, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि अभिनव ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, और अगर किया भी होगा तो उसने अकरम के ऑफिस से कुछ पैसे उधार लिए होंगे, जिसे अब वह न जाने कितने वक्त तक चुकाने के चक्कर में कड़क रहेगा। न जाने उसे और कितने महीनों तक उसकी सैलरी नहीं मिलने वाली थी। तभी दिया ने कहा, मैंने उसके हाथ में एक पुराना सा डब्बा देखा था। मुझे लगता है वही उसका गिफ्ट बॉक्स है। यह सुनते ही बाकी लोग हंसने लगे। तब अभिनव ने कहा, मैं अपना गिफ्ट गिफ्ट एरिया में रखना रेफर करूंगा। यह सुनते ही हरदेव ने अभिनव को देखा और कहा, मुझे अभी वह गिफ्ट देखना है। या तो तुम मुझे अभी गिफ्ट दिखाओ, वरना मैं यही समझूंगा कि तुम मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आए हो। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। सभी लोग अभिनव को देख रहे थे। उनमें से कुछ तो उसे देखकर हंस भी रहे थे। वहीं अनन्या अपना सिर पीट रही थी। अब अभिनव के गिफ्ट देने की बारी आई तो हरदेव ने कहा कि उसे सबके सामने अपना गिफ्ट दिखाना पड़ेगा। यह बात सुनकर एक तरफ अभिनव हैरान हो गया तो वहीं दूसरी तरफ शर्मिला ने कहा, बन तो ऐसे रहा है जैसे लाल किले का टॉप ले आया हो। अरे यह काम ही क्या करता है, ले देकर छोटी सी कंपनी में मैनेजर है और उसकी सैलरी से भी पुराने उधार चुका रहा है। और यह भी तो हो सकता है कि आज गिफ्ट लाने के लिए भी इसने उधार ही लिया हो। सनी ने शर्मिला की बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहा। इतने में अनन्या बीच में आई और बोली, दादाजी आप इसका गिफ्ट बाद में देख लेना, अभी देखने की क्या जरूरत है। उन तीनों की बातें सुनकर आखिर में हरदेव ने अभिनव को देखा और बोला, यह मेरे दामादों में से एक है। अगर बाकी दामाद यहाँ गिफ्ट दिखा रहे हैं तो इसका भी फर्ज बनता है कि यह अपना गिफ्ट यही दिखाए। अभिनव ने यह सुनते ही मदद के लिए अनन्या की तरफ देखा, लेकिन अनन्या ने अपनी नजर फेर ली। पहले ही वह अभिनव की वजह से काफी शर्मिंदा हो चुकी थी। जब अभिनव के पास कोई चारा नहीं बचा तो वह अपनी जगह से उठा, अपना बॉक्स उठाया और हरदेव की तरफ बढ़ाने लगा। जैसे ही उसने बॉक्स हरदेव की तरफ बढ़ाया, वैसे ही सनी बीच में कूद पड़ा और उसने अभिनव से बॉक्स ले लिया और एक गंदी हंसी हंसते हुए बोला, चलो देखते हैं तुम क्या लाए हो। और उसने डब्बा खोलना शुरू कर दिया। हर कोई उस डब्बे को खुलता हुआ देख रहा था, सिवाय अनन्या के। उसने अभी भी अपनी नजर फेर रखी थी। इधर जैसे ही सनी ने बॉक्स खोला तो उसमें से एक घड़ी निकली। सनी उस घड़ी को बहुत ध्यान से देखने लगा। वह दिखने में काफी महंगी लग रही थी और नजर भर के देखने पर सनी को पता चल गया कि अभिनव भी वही घड़ी लेकर आया था जो चिराग हरदेव के लिए लाया था। यह पेट फिल वॉच है क्या? इतने में दिया के मुंह से निकला। वह भी काफी देर से घड़ी को घूरती जा रही थी। अभिनव ने दिया के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिला दिया और बोला, यह वही है। चित्रा ने यह सुनते ही तुरंत अपना फोन निकालकर इंटरनेट खोला और घड़ी के बारे में सर्च करके सबको दिखाते हुए बोली, यह 12 करोड़ की घड़ी है। सब लोगों ने चित्रा की बात सुनी तो सबके मुंह से खुले के खुले रह गए।
खुद अनन्या को भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाया था। इतना पैसा ना तो उसे एडवांस मिल सकता था और ना ही उधार। तभी यह बात सुनकर चिराग के अंदर भी धीरे धीरे गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया था और अब उसका गुस्सा काबू से बाहर होता जा रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिनव जैसे फटीचर के पास ऐसी घड़ी हो सकती है। साथ ही चिराग को अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं अनन्या की नजर में अभिनव की इज्जत बढ़ना शुरू ना हो जाए। इसीलिए उसने कहा, हो सकता है कि यह नकली हो। यह सुनते ही अभिनव तेजी से चिराग की तरफ पलट गया। उसे यह बात सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह चिराग से बोला, तुमने मुझे अपने जैसा समझा है क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी तरह नकली चीज लेकर आऊंगा? यह क्या बकवास कर रहे हो? इतने में अनन्या ने अभिनव पर चिल्लाते हुए कहा। वह चिराग के बचाव में आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि यह जो डायमंड रिंग तुम पहन कर घूम रही हो, यह असली है? अभिनव के मुंह से यह इल्जाम सुनते ही चिराग की आंखें फट गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिनव को यह कैसे पता चला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात कहने की? चिराग भी अभिनव पर चिल्लाया और साथ ही यह दिखावा करने लगा कि उसे पता ही नहीं है कि अभिनव किस बारे में बात कर रहा था। अभिनव भी बराबर चिल्लाया और बोला, मेरे सामने यह सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। यह रिंग नकली नहीं तो और क्या है? शट अप! मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम चिराग को अपने जैसा नीच समझ कैसे सकते हो। शर्मिला ने चिराग के बचाव में आते हुए कहा। इतने में चित्रा भी मैदान में कूदी और अभिनव पर हमला करते हुए बोली, हाँ, चिराग इतना अमीर तो है ही कि प्योर डायमंड अनन्या के लिए खरीद सके। हरदेव ने चित्रा की तरफ देखा और बोला, क्या चिराग ने अनन्या के लिए प्योर? इससे पहले कि हरदेव अपनी बात पूरी कर पाते, अनन्या ने बीच में कहा, हाँ दादाजी, वह भी मेरे बर्थडे पर। यह सुनते ही हरदेव मुस्कुराने लगे। उनकी आंखें देखकर ही समझ आ रहा था कि वह कितने संतुष्ट हैं। अगर चिराग अनन्या को 50 करोड़ का तोहफा दे सकता है तो वह सच में बहुत अमीर होगा। हरदेव अनन्या के लिए कब से ऐसा ही तो लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन वह तो उनकी किस्मत खराब थी जो उनके पल्ले अभिनव पड़ गया। मैं यह बदतमीजी टॉलरेट नहीं करूंगा, चिराग अचानक से किसी बम की तरह फटते हुए बोला। अभिनव अभी भी उसे देख रहा था। उसने शांति से कहा, अच्छा तो सबूत दिखा दूं, उसके बाद करोगे? यह सुनते ही शर्मिला भड़क उठी और बोली, शट अप! तुम हमारे गेस्ट की इस तरह से इंसल्ट कैसे कर सकते हो? एक रख कर दूंगी ना तो। शर्मिला शांत हो जाओ। इतने में राजीव बीच में आया और बात को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सभी लोग अभिनव को खरी खोटी सुनाना शुरू कर चुके थे। यह तो साफ बदतमीजी है। अभिनव को इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। हाँ, इसे सॉरी बोलना पड़ेगा। दिया ने भी भड़कते सुर में कहा। वह चिराग की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि न जाने कितने सालों से उसकी नजर चिराग पर टिकी हुई थी। अभिनव को इन सब लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जानता था कि दुनिया झूठी है, लेकिन इतनी, यह उसे आज पता चला। लेकिन ऐसा नहीं था कि अभिनव इस चीज के लिए तैयार नहीं था। वह जानता था कि ऐसा कुछ हो सकता था और उस वक्त उसे माफी ना मांगनी पड़े, उसके लिए अभिनव पहले ही तैयार होकर आया था। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपको सबूत दिखा सकता हूँ। हम लोग रिंग चेकर को बुला लेते हैं। यह सुनते ही चिराग के दिल को धक्का लगा। उसे पता था कि अगर रिंग चेकर आ गया तो वह रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। अचानक से चिराग की हथेलियों में पसीना आने लगा। तभी हरदेव ने कहा, ठीक है, सब शांत हो जाओ। उनकी इस बात को सुनते ही सब शांत हुए और हरदेव ने अभिनव से पूछा, तुम्हें यह घड़ी खरीदने के पैसे कहाँ से मिले? यह सवाल सुनते ही पहले तो चिराग शांत हुआ और उसके बाद अभिनव ने जवाब में कहा, मेरी लॉटरी लगी थी। लॉटरी? यह सुनते ही दिया और बाकी लड़कियां
मुंह फाड़ फाड़ कर हंसने लगी। अभिनव ने उन्हें देखा और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी लॉटरी लगी थी और उसमें मैंने घड़ी खरीदी। तभी सनी बीच में बोला, एक मिनट मेरे प्यारे जीजा, सही बात यह है कि तुम्हें लॉटरी लगी और उसमें तुमने यह नकली घड़ी खरीदी। सनी की बात सुनते ही सब लोग हंसने लगे। सनी की बात में शर्मिला ने अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हाँ वैसे भी तुम इस जन्म में तो असली घड़ी खरीद नहीं सकते, पर नकली खरीदी वह भी बड़ी बात है। इसकी तो नकली घड़ी भी काफी महंगी आती है। हाँ कम से कम 50 लाख की, चित्रा ने कहा। तभी सनी ने फिर से अभिनव की हालत खराब करने के लिए कहा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे नकली घड़ी लाने की। इतना कहते ही सनी हरदेव की तरफ बढ़ा और बोला, लाओ मैं इसे अभी गटर में फेंक आता हूँ। और उसने हरदेव से घड़ी लेकर वहां खड़ी एक नौकरानी को थमा दी। यह देखकर अभिनव को गुस्सा आ गया। चिराग का रोम रोम खिल उठा था। जैसे ही नौकरानी घर के दरवाजे की तरफ जाने लगी, इतने में दरवाजे के बाहर से आवाज आई, रुको। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि चाहत की थी। ठीक उसी वक्त चाहत के पिता ने घड़ी देखकर कहा, ये तो पेंट फिल है ना। चाहत के पिता की घड़ियों के शौकीन थे और चाहत उनके लिए भी ऐसी ही घड़ी लाई थी। इतने में चाहत ने नौकरानी के हाथ से घड़ी ली और उसने देखने लगी। उसे ध्यान से देखने पर चाहत की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अरे फेंक दो इस कचरे को, सिंह परिवार के घर में इसकी कोई जगह नहीं है। और मैं तो कहता हूँ इस कचरे के साथ इस लाने वाले को भी। इससे पहले कि सनी आगे कुछ कहता, चाहत ने कहा, कौन लेकर आया है ये घड़ी। मैं, अभिनव ने धीरे से आगे आते हुए कहा और चाहत से वह घड़ी ले ली। चाहत के मन में फिर से कई सारे ख्याल उमड़ने लगे। उसके साथ यह तीसरी बार हो रहा था जब अभिनव चाहत से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था और वह सच जानने के काफी करीब थी। इधर सनी हरदेव के पास आया और उसके कान में बोला, आप अनन्या से बोलो कि वह प्रोटोन के साथ कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाए। उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप उससे बर्थडे गिफ्ट मांग रहे हो। हरदेव ने हाँ में सिर हिलाया और अनन्या की तरफ पलट कर बोला, अनन्या मैं अपने जन्मदिन पर तुमसे भी एक गिफ्ट चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वह गिफ्ट दोगी। यह सुनते ही अनन्या हरदेव को एक पल के लिए हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। फिर उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और बोली, आपको क्या चाहिए दादू। मैं चाहता हूँ कि प्रोटोन वाले कॉन्ट्रैक्ट पर हमारी टीम को तुम लीड करो। यह सुनते ही अनन्या हैरान हो गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इससे पहले तो उसके दादाजी काफी अड़े हुए थे कि यह काम सनी ही करेगा, और तो और अनन्या को तो यह भी लग रहा था कि जो पोजीशन उसे अभी मिली है दादाजी वह भी छीन लेंगे। फिर ऐसे अचानक उन्होंने अनन्या की तरफ यह खुशखबरी कैसे बढ़ा दी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यह सब सुनकर शर्मिला को काफी अच्छा लग रहा था। उसने अनन्या को देखा और बोली, अपने दादाजी को इतना इंतजार करवाना अच्छी बात नहीं है। यह सुनते ही मानो अनन्या होश में आई और जैसे ही वह हाँ करने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी, तभी अभिनव बीच में बोल पड़ा, अनन्या यह काम नहीं करेगी। अभिनव की बात सुनते ही हरदेव को गुस्से का झटका लगा और वह बोले, क्या कहा तुमने। मैंने कहा अनन्या यह काम नहीं करेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादाजी को उनके मुंह पर जवाब देने की। किसी ने तुमसे पूछा। सनी भड़कते हुए अभिनव के सामने आकर खड़ा हो गया। अभिनव की यह बात सुनकर तो खुद राजीव को भी गुस्सा आया और उसने कहा, क्या कर रहे हो अभिनव। तुमने ठीक से सुना भी पापा क्या कह रहे हैं। यह बात सुनकर अभिनव ने राजीव को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर हरदेव की तरफ देखते हुए बोला, देखिए अगर अनन्या ने कुछ गलत नहीं किया होता तो आप अनन्या से उसका काम कभी नहीं छीनते, और अगर कुछ और गलत नहीं हुआ होता तो आप उसे उसका काम वापस भी नहीं लौटाते। तो पहले आप यह बताइए कि असल में क्या हुआ है। कहीं सनी की वजह से आपको नीचा तो नहीं देखना पड़ा।
तुम्हारी इतनी हिम्मत। सनी फिर से उबलते हुए अभिनव की तरफ बढ़ा और इस बार उसने अभिनव को उसके कॉलर से पकड़कर कहा, चल माफी मांग दादाजी से, माफी मांग चल। लेकिन मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, अभिनव ने सनी की आंखों में देखते हुए कहा। भले ही उसकी आंखें ठंडी थी, लेकिन उसमें गुस्सा कूट कूट कर भरा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव सनी के राज का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या वह हरदेव के असली इरादे को अनन्या के सामने ला पाएगा? और क्या चाहत अभिनव की असली पहचान का पता लगा पाएगी? इतने सारे रहस्य को जानने के लिए सुनते रहिए और पढ़ते रहिए मजेदार कहानी टाइगर वापस आ गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।